दरभंगा पुलिस को नहीं आती है शर्म, आखिरकार कर दिया शराब माफियाओं को सूचना लीक। फिर शराब माफियाओं ने महिलाओं को जमकर पिटाई करते हुए उतार दी इज्जत, साथ ही साथ बहन के कपड़े फाड़े, इज्जत लूटने की कोशिश। जी हां, शराब माफियाओं के बारे में पुलिस एवं पत्रकार को सूचना देना सुनीता नामक महिलाओं को भारी पड़ गया। जी हां, आज सुनीता देवी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को शराब और शराब माफिया के बारे में गुप्त सूचना दिया, लेकिन पुलिस ने सूचना लीक कर दी। इसका नतीजा यह निकला कि शराब माफियाओं ने उसके घर पर हमला बोलकर उसे मारा पीटा। यही नहीं, उसके एक बहन के साथ इज्जत लूटने की कोशिश भी किया। जी हां, मामला कोयटी थाना क्षेत्र के खिरवा पथरा गांव का है, जहां होली के दिन 5:30 बजे के करीब शराब माफिया सुनीता के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसको लेकर सुनीता ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार की फजीहत करवाने वाले, दरभंगा पुलिस की छवि खराब करने वाले ऐसे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी कि नहीं, क्योंकि यह सीधी कार्रवाई की जद में है। कारण सरकार जितना शराबबंदी को लेकर गंभीर है, लेकिन पुलिस को ऐसे कर्मी उसकी परवाह किए बगैर शराब माफियाओं से साठगांठ बनाए हुए हैं, जो दरभंगा पुलिस की छवि को तार तार कर रहे हैं। इधर दिए गए आवेदन में सुनीता ने कहा है कि अचानक उसके घर पर महेश यादव उर्फ जट्टा बाबा उसके घर पर आ धमका और कहा कि 2 दिन पहले शराब की सूचना तुमने पुलिस को दिया था ना। फिर यह कहते हुए महेश यादव, दिनेश यादव, उमेश यादव एवं उसके परिवार के कई सदस्य सुनीता को पटक कर खूब मारा पीटा। यही नहीं, उसकी बहन संगीता देवी का इज्जत लूटने के ख्याल से पूरा कपड़ा फाड़ दिया, जिस कारण उसके शरीर पे कई जख्म भी हो गए। वहीं दूसरी ओर सुनीता देवी की ओर से दिए आवेदन में यह बात तो सत्य प्रतीत हो रहा है कि कोयटी पुलिस के संरक्षण में पूरे इलाके में शराब का धंधा फल फूल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस को दी गई सूचना के बाद कैसे यह सूचना लीक हुई और माफिया तक बात पहुंच गई। हालांकि अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार के कड़े निर्देश के बाद कोयटी पुलिस का यह रवैया है, तो इस पर वरीय पदाधिकारियों का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों समेत ऐसे थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये लोग शराब माफिया लेके झमेला चल रहा है। शराब माफिया के खिलाफ मैं खड़ी हूँ सरकार के सपोर्ट में। मैं नीतीश जी ने ये चलाया था, नीतीश जी के मैं चाहिए कि अपने सहयोग से मैं जो समाज का और देश का सेवा कर सकूं। शराब माफिया ये लोग सब गांव में शराब माफिया है, गांजा, दारू, यहाँ तक कि बंदूक तक का ये लोग सप्लाई कर रहा है। मैं इसके खिलाफ खड़ी हूँ। मुझे जो भी इन्फॉर्म मिलता है, जो भी इंक्वायरी मुझे मिलता है, मैं डायरेक्ट पुलिस को देती हूँ, लोकल थाना को नहीं देती हूँ। मैं डायरेक्ट दरभंगा सदर थाना में देती हूँ या फिर के पाठक के मोबाइल पर मैसेज कर देती हूँ। इसी वजह से विवाद हुआ है। वो पकड़ाया है माल, होली से पहले भी 2 दिन पहले माल उसका पकड़ाया है। इस वजह से इतने दिन से मैं पकड़ा नहीं रही थी। होली के दिन मैं बाहर में खड़ी थी। इस विवाद से वो मुझे मारना चाहा। पहले वो लाठी खोजा, लाठी नहीं मिला उसको, तो वो सामने से आया। पूरे गांव के लोग वहां बैठे हुए थे, मैं बात कर रही थी। गाली गलौज करते करते उसने मेरा गला पकड़ा और साफे कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं जेल जाऊंगा तो जाऊंगा। इसका वॉइस मतलब रिकॉर्डिंग भी है। मेरे भाई को भी बोला गया, मेरे भाई वहां पे था। मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, सिर्फ अकेले मेरे हस्बैंड थे और सब उसी दिन कलकत्ता के लिए निकल रहे थे। मेरे पास टिकट भी है। तीनों भाई मिलके मुझे बुरी तरह से गला दबाया था। जब तक मैं बेहोश नहीं हुई हूँ, जब तक मेरा बॉडी मुझे नहीं छोड़ा है, तब तक ये लोग मेरा गला नहीं छोड़ा। ये लोग को लगा कि मैं मर गई हूँ, तब जाके ये लोग मुझे छोड़ दिया है। बचाव में जितने लोग भी थे सब घायल हुए हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और मेरी बहन, बाकी की जो 2 बहन है। फिर मैं थाना चली गई केस करने के लिए। थाना जब केस की, मैं छोटे 2 बच्चों को मैं अपनी बहन पे छोड़ के गई थी। मेरी बहन घर में थी। मेरी बहन के घर में ढुक के इसके साथ बदसलूकी की गई और यहाँ तक कि इसको भी गला घोट के मारने की कोशिश की गई या गंदा हरकत करने की कोशिश की गई। अगर आंगन में लोग नहीं रहते तो शायद मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि मैं सरकार के लिए लड़ रही हूँ। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है पर्सनली। अगर समाज सुधार के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए एक कलर की आवाज उठा रही है तो उसको कोई सेफ्टी नहीं मिलेगा सरकारी। वो 3 लोग कौन थे, क्या नाम था उनका, कहाँ का रहने वाला? जी, यही खिरमा का ही रहने वाला है, 2 नंबर वार्ड का रहने वाला है। और उसका पहला का नाम है, जो मेन व्यक्ति है, दिनेश यादव। दूसरा नाम है महेश यादव उर्फ उसका निक नाम है जट्टा बाबा। तीसरा का नाम है उमेश यादव। तीनों का फादर का नाम है आपका स्वर्गीय मंटू यादव। फिर उसकी बीवी लोग भी थी, सीमा देवी, सोनी देवी, रिंकू देवी। बाकी उसके जो घर का जितना भी था A to Z, उतना नाम मुझे नहीं पता है। पहला नाम जो आपने बताया, हाँ, दिनेश यादव काम करते हैं। दिनेश यादव वो पिस्तौल का काम करता, कट्टा पट्टा निकालता। इन लोग का तीनों भाई का 3 बिजनेस सेटअप है। दिनेश यादव पान दुकान से ही सप्लाई करता है।
पान दुकान से ही जितना भी गोली बंदूक हो छोटा एक दो सप्लाई जैसे कि नहीं करता है। दूसरा महेश यादव उसका पोखर पे ही वो माल रखता है, सिनेमा हॉल के बगल में जो मैंने माल पकड़वाया है, सिनेमा हॉल के बगल में ही वहीं पे बैठता है, जितना ऑर्डर उसका शराब का आता वहीं पे आता। जो बाइक पकड़ाया है उसी बाइक में 2-2 3-3 माल लेके वो सबको देता था। तीसरा है उमेश यादव, वो इस साइड में उसका एकदम खंडर सा दुकान है जिसमें वो गांजा का बिजनेस करता है ओपनली, हर को वो सीक्रेट में। अब वो महेश यादव 22 दिन के लिए पकड़ाया था रंगे हाथ, वो जेल जा चुका है। उमेश यादव पॉकेट से ही निकालते ही पकड़ा गया था, उसको शायद ऑफिसर आए थे तो पॉकेट से ही निकालते वो 12 दिन के लिए जेल गया है। ये लोग सबका बैकग्राउंड, लीवर खराब हो गया उसका पी के, 2 बेटियां अनाथ हो गई, गांव में कोई इसका मदद नहीं कर रहा है। तो दारू बेचने वाला बंद करेगा तभी तो पीने वाला नहीं पिएगा। क्या लग रहा है कि ये जो दारू शराब माफिया हैं जो अभी भी जमे हुए हैं, हाँ, किसके बदौलत जमे हुए हैं? ये लोकल थाना है, कहीं ना कहीं उसको थाना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब तक लोकल थाना सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई भी दारू वाला का हिम्मत नहीं है कि दारू, क्योंकि हर चौक पे वो हवलदार, यहाँ पे जो भी चौकीदार बोले जाता है चौकीदार रहता है। और आप शाम में देख लीजिएगा कोई भी चौकीदार बिना पिए नहीं रहता, बिना नशा किए नहीं रहता है। यहाँ पे भी बिना नशा किए नहीं। जी, के पाठक की तरफ से भी सेम, वो जब आदमी भेजते हैं के पाठक की तरफ से जितने भी आदमी आए हैं वो क्या करता है, मेरा वास्तव फोटो दिखा देता है, जो कि नियम बोला जाता है कि आपको इंक्वायरी देने वाले का फोटो और नाम नहीं दिखाया जाएगा। के पाठक की तरफ से जितने भी ऑफिसर आए, मेरे पास सारा का नंबर है, फोटो है, फोन नंबर है, जितने भी यहाँ पे आया है वो फोटो दिखा देता है। ये देखो तुम्हारा किसी से विवाद चल रहा है, ये देखो ये लड़की तुम्हारे नाम पे कंप्लेन की है, वो माफिया को दिखाता है। तीनों भाई जो माफिया दारू बेचने वाला वो तीनों को दिखाता है। इससे क्या समझ रहे हैं? इससे मैं ये समझ रही हूँ कि सब मिला हुआ। ऊपर से और क्या बोल देता है, जो दारू पकड़ने के लिए आता है, हम तुम्हारे शाम में तुम्हारे ऊपर छापा मारने आ रहे हैं, आप हमारे घर में छापा मारने आ रहे हैं, हमको बता रहे, तो हम सामान कहाँ रखेंगे, हटा ही देंगे ना। जो लोग जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनको पहले सूचना देता है, पहले सूचना दे दिया जाता है, उसके बाद आती है स्थानीय थाना। जी, जो भी मैंने कंप्लेन किया है सारा किया स्थानीय थाना की कोई मिली भगत। इसमें मेरा आपसे उससे कोई विनती नहीं, मेरा आपसे उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपसे मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना कमाता खाता, मैं अपना, मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं उससे आपसे क्या, सिर्फ मैं सरकार की सपोर्ट कर बनाया है, डॉक्यूमेंट उनका फर्जी कागज बनाया है, झूठ मूठ का इतना मोटा प्लास्टर किया है, पैर में पूरा प्लास्टर किया हुआ है। जिसने भी ये फर्जी बनाया है उस डॉक्टर का कैंसिल किया जाए, अगर उसके पैर व हाथ में हल्का से भी चोट निकलता है मुझे गिरफ्तार किया जाए। मैं गिरफ्तारी होने के लिए तैयारी हूँ, मैं एकदम चैलेंज ठोकती हूँ। मैं सरकार से ये आवेदन करती हूँ कि सरकार के अंडर में सही तरह से उसका चेकअप किया जाए, बिना 2 नंबर के, बिना पैसा खिलाए, सरकार पे जिसको भरोसा है, अगर हल्का चोट निकलता मुझे गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे निर्दोष लोग फंस जाएंगे। कौन सा डॉक्टर है जो दंडित किया था? डीएम डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन डीएम से मैं गई थी तो वहाँ पे पता चला कि वो लोग का 6-7 आदमी का वहाँ पे डायरी पे नाम लिखा हुआ था, डीएमसीएच में। तो डीएमसीएच में सरकार हॉस्पिटल है, सरकार को भरोसा है उस पर, पब्लिक को, कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेरा सही, मेरे साथ इंसाफ होगा। लेकिन ऐसे झूठे लोग जाके वहाँ पे अगर झूठे इंक्वायरी बनाते हैं, झूठे कागज बनवाते हैं, तो फिर विश्वास लायक सरकार पे कहाँ विश्वास रहा है? वैसे हमारे जैसे तब तो बहुत परे हुए हैं, इसी वजह से आवाज पे नहीं उठा रहा है, इसी वजह से समाज साफ नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से बिहार आज इतनी गंदगी में डूबी हुई है बिहार। किस तरह क्या व्यवहार हुआ? हम लोग होली का दिन बाद निकलने वाले थे, शाम को 5 बजे तक हम लोगों का ट्रेन था। तो दीदी बाहर थी और हम दीदी को बुलाने जा रहे थे, तब कोई 3 बंदा है, मुझे नहीं पता अच्छे से नाम, जट्टा बोल रहे थे नाम, और दूसरा कोई दिनेश बोल के शायद, और एक था मोटा करके, वो तीनों दीदी का गला दबाया हुआ था। और जब तक मतलब वो लोग छोड़ नहीं रहे थे और दबा के दीदी सेंसलेस हो गया वहाँ पे। उसके बाद जाके उन लोगों को क्या लगा, फिर छोड़ा उन्होंने, पता नहीं। यहाँ का सब देख रहे थे मोहल्ला में सब कोई, यहाँ पे बिहार का कल्चर क्या है मुझे नहीं मालूम, पर एक लड़की पे जो वार हो रहा है, हमको लगता है कि आवाज उठाना चाहिए सबको, और किसी ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद तो सब हम लोग केस किए, जाके एफआईआर किए उन लोगों के बारे में, अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं। कितने की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे इनको मारने वाले? 3 लड़का थे जो उनका गला दबा के हुए थे, उनके ऊपर। आपने क्या प्रयास किया इनको बचाने के लिए? मैं उन्हें छुड़ाने का कोशिश किया, वो तीनों छोड़ नहीं रहे थे। फिर दीदी जब सेंसलेस हुआ तब उन्होंने छोड़ के चला गया बस। और गांव की तरफ से कुछ लोग आए कि नहीं? सब छुड़ाने वाले थे, सब छुड़ाने, पर अपना अपना सपोर्ट के लिए कोई नहीं आया, सपोर्ट नहीं किया कोई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपानिता मजूमदार है। कहाँ से है? हम कोलकाता से हैं। यहाँ पे कैसे आए हैं? हम यहाँ पे घूमना है, दीदी का घर।